हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारी जो क्लास चल रही थी जो है सीटेट के लिए जो है, तो कल हम लोग ईवीएस देखे थे। ठीक है, ईवीएस। ठीक। तो आज हमारा किस चीज़ का टर्न है? हिंदी। पूरे 30 क्वेश्चन देखेंगे, 30/30 हम लोगों को लाना है। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और वीडियो को क्या करिए, शेयर करिए। बहुत ही अच्छा सपोर्ट आप लोगों ने अगली वीडियो पे दिया था। ठीक है, तो इसमें भी उतना ही सपोर्ट दीजिएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन हमारा है 91। कह रहा है कि एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बताइए, एक भाषा भाषा शिक्षक के लिए क्या महत्वपूर्ण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाषा का आकलन, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। अवसर हमारा क्या होता है? पॉजिटिव टैग है। क्या हमेशा बच्चों को क्या देना है? एक पॉजिटिव टैग है। ठीक है, पॉजिटिव टैग है। रटना हमारा क्या है? रटना क्या है? रटना एक निगेटिव टैग है। ठीक है, क्या है? निगेटिव टैग है। ये सारी चीज़ें आप लोग, कुछ टैग हैं हम एक दिन करा देंगे। ठीक है, टैग हमारे क्या होते हैं? पॉजिटिव और निगेटिव, जो सभी मतलब से जो हो गया, हिंदी में भी काम देगा, हिंदी पेडागोजी में, मैथ में भी देगा, और आप लोगों को सीडीपी में, प्लस जो है इन्वायरमेंट में। ठीक, तो हमारा बी पार्ट क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, बच्चे के प्रति हमेशा क्या है? एकदम सरल और सहज, उसकी गलतियों को क्या करना? स्वीकारना है। गलती करेगा तभी बच्चा क्या करेगा? सीखेगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। 92 क्या कर रहा है? भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है? मतलब भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करेगा? बताइए। संस्कृत संस्कृत निष्ठ भाषा में जवाब दे। बिल्कुल गलत बात है। बच्चा है एक छोटा सा, वो जो संस्कृत निष्ठ भाषा में कैसे जवाब देगा? ठीक है, इतना लंबा जवाब कैसे देने लगेगा? ठीक है, बच्चा अपनी मातृभाषा का प्रयोग, बिल्कुल मातृभाषा, हमारा एनसीएफ 2005 हमेशा कहता है बच्चा हमेशा अपना जवाब क्या है? मातृभाषा में। जो हमारी प्राइमरी शिक्षा हमेशा किसी में होनी चाहिए? मातृभाषा में होनी चाहिए। ठीक है, और जो हमारी नई शिक्षा नीति 2020 आई है, उसमें भी सबसे फर्स्ट जो प्रायिकता किसे दी गई है? मातृभाषा को ही दी गई है। ठीक है, तो दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा क्या कह रहा है? देखिए, तीसरा क्या कह रहा है? ठीक, इसको मैं फिनिश कर दूं। तीसरा क्या कह रहा है हमारा? देखिए, तीसरा कह रहा है, ऑप्शन सी कह रहा है कि बच्चे सवालों के बधे बधाए जवाब ना दें। बिल्कुल सही है। ठीक है, बच्चा हमेशा जो बधे बधाए सवाल आते हैं उनको ना दे। ठीक है, बच्चे सवालों के बधे बधाए जवाब दें, बिल्कुल गलत बात है। ठीक, तो हमारा सी पार्ट। देखिए, इसमें क्या आप कौन सी बुक पढ़ेंगे? आप क्वेश्चन पढ़िए, आप अपनी मानसिकता को देखते हुए जो है जवाब देते चले जाएंगे। ठीक है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक, बस आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस करते रहिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी आपकी जो है सीडीपी और इन्वायरमेंट, प्लस जो हमारा जो मैथ की पेडागोजी हो गई, या फिर इन्वायरमेंट की पेडागोजी, या संस्कृत की पेडागोजी आपकी स्ट्रांग होती चली जाएगी। ठीक है, आप लोग भरोसा बनाइए, मेरे साथ जुड़िए, जो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। जो है आप लोग 100+ क्या 130+ भी ला सकते हैं। ठीक है, इतना लाने की काबिलियत आप लोग रखते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा स्वयं में क्या एक नियमबद्ध व्यवस्था है, एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है? तो ये क्या है? एक नियमबद्ध व्यवस्था। भाषा हमेशा क्या है? नियमबद्ध है। ठीक है, क्या है? नियमबद्ध। नीचे देखिए, आप अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो पढ़। यह स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है जो आपके व्याकरण के दायरे में आबद्ध रह करके क्या गतिमान होती है। ठीक है, ठीक। ध्यातव्य हो कि जो संप्रेषण एकमात्र क्या है? साधन है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 94। थोड़ा जुकाम है तो आवाज़ थोड़ी सी अजीब ढंग की जा रही होगी, तो आप लोग उस पर फोकस ना करिए, आप लोग क्वेश्चन पे फोकस करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, भाषा का प्रयोग केवल मुद्रित सामग्री में होता है, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, केवल परीक्षा में होता है, केवल पाठ्य पुस्तक। बिल्कुल गलत है ये भी। जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। ठीक है, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। बताइए क्या करा? बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह अर्थ है बच्चे को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। बिल्कुल गलत है। ठीक है, केवल जहाँ आ जाएगा वो हमारा नेगेटिव है। ठीक है, केवल मैं उस चीज़ को बता रहा हूँ जो चीज़ हमें दिक्कत करती है, जिसको हमें पकड़ना है, कैच करना है। ठीक है, दो दो तीन चीज़ें मैं अभी सिर्फ 5 क्वेश्चन हुए, वहीं से आप लोग सिर्फ टैग वर्ड से ही कर सकते हैं क्वेश्चन। बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, ये भी बात क्या है?
पूरी तरह से सही नहीं है। ठीक है, बच्चे को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए, ये तो एकदम गलत है। ठीक है, बच्चे को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बिल्कुल सही है। हमेशा बच्चे को जो है उसके उज्जवल भविष्य के बारे में ही हमें सोचना है। ठीक है, चलिए अपने खुद को अपने आप को टीचर मानिए और अपने सामने एक बच्चे को रखिए, उसके बाद आंसर देने की कोशिश किया करिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। शाम को हम जो है मैथ की पेडागोजी लेके आ रहे हैं। ठीक है, मैथ में आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो क्लास आप लोगों को 9 बजे देखने को मिलेगी। कितने? 9 बजे रात में देखने को मिलेगी मैथ पेडागोजी। ठीक है, यह क्लास अभी आप लोगों को 2 बजे तक देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए चलते हैं। भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य दूसरे की बात समझना, अपनी बात को पुष्टि के तर्क देना, ये तो बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, ये सबसे सटीक आंसर। ये भी क्वेश्चन सही है जो लिखे गए ए भी, लेकिन सबसे सटीक आंसर हमको क्या करना है? चूज करना है। ठीक है, चुनना है। आप दूसरे की बात को, अगर भाषा का ज्ञान नहीं रहेगा तो सही बात है, बिल्कुल आप दूसरे की बात को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, और अपनी बात को पुष्टि के लिए तर्क नहीं दे पाएंगे अगर भाषा का नहीं ज्ञान है। लेकिन सबसे सटीक आंसर हमारा इसमें क्या होगा, उस चीज़ को हमको देखना है। ये चीज़ हमको तब आएगी जब हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये हमारा 2012 का प्रीवियस ईयर का पेपर है, हम उसको करा रहे हैं। इसी तरह से 13, 14, 15 जितने भी हुए हैं, 10 साल का हम यहाँ क्या करेंगे, क्वेश्चन को करने के बाद हम कोई प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द। हमको लगता है नवंबर लास्ट तक हम इसको क्या करेंगे, पूरा फिनिश कर देंगे। ठीक है, पूरी कोशिश है हमारी कि नवंबर लास्ट तक पूरा जो 10 साल का हम पेपर है क्या कर दें, फिनिश कर दें। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 बताइए। बस आप लोग जो नए आए हुए हैं आप लोग शेयर कर दिया करिए, सपोर्ट कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है, ज़्यादा बार मैं कहता नहीं हूँ, हाँ आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, आप लोग कर दिया करिए, अच्छा लगता है तो भाई कर दिया करिए। ठीक है, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है, बताइए क्या है? भाषा अर्जन, भाषा का शिक्षक, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, मतलब किस किस रूप में भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, वो हमारे लिए भाषा अर्जन में सबसे महत्वपूर्ण भाषा का रोल अदा करता है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप लोग 98 बताइए। बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना करना से संभव है, बताइए। बच्चे की जो भाषा है, क्रमिक प्रगति है, लेखा जोखा, तो हमें एक क्वेश्चन कल भी आया था, तो किसे? पोर्टफोलियो, इसमें उसका सारा बायोडेटा, शैक्षिक बायोडेटा, उसके मतलब जो भी उसके हैं सारी चीज़ें हमारी क्या है, पोर्टफोलियो में रहती है। तो पोर्टफोलियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 99 बताइए। भाषा की पाठ्य पुस्तकें हैं, बताइए साध्य हैं, भाषा सीखने का एकमात्र साधन है, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, और अभ्यास परक ही होनी चाहिए, बिल्कुल गलत है। यह एक क्या है, भाषा की पाठ्य पुस्तकें क्या है, साधन है। ठीक, क्या है? एक साधन, एक उचित साधन है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं आगे। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या करती हैं, बताइए। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में बाधक हैं, त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, बड़ों के पढ़ने की वस्तु है, एक साधक है। क्या है? एक साधक है, बिल्कुल सही बात है। जो पत्र पत्रिकाएं आती हैं उससे हम क्या, भाषा को क्या करते हैं, एक सीखने का क्या, एक साधक है। ठीक है, क्या सीखने का एक साधक होती है। ठीक है, एक साधन है या साधक होती है। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 101 बताइए। बच्चे जो होते हैं, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है, देख लीजिए 2012 का ये पेपर है। ठीक है, सबसे लिखित परीक्षा, प्रश्नों के उत्तर देना, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना सबसे सटीक जो है भाषा आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। ठीक है, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना सबसे सटीक है भाषा सीखने का बच्चों को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 बता दीजिए आप लोग। प्रश्न पूछना, जो हमारा प्रश्न पूछना, व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना, ये क्या कहलाता है, बताइए। प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करता है। किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रतिक्रिया व्यक्त करना मतलब उसकी प्रतिक्रिया देना, अब परिचर्चा में भाग लेना मतलब कई लोगों का वो सब क्या कहलाता है, केवल साहित्यिक गतिविधियाँ कहलाती हैं, बिल्कुल गलत है। ठीक है, कोई 2 बच्चे हैं, 3-4 मान लीजिए ग्रुप है। ठीक है, ए है, ए बी है। ठीक है, ए है, ए बी है और ये क्या है, सी है। ठीक है, किसी टॉपिक इनको दे दी गई, इस पे क्या कर रहे हैं, तीनों मिलके क्या कर रहे हैं, परिचर्चा कर रहे हैं। तो इससे क्या, इनके कुछ ये अपनी भाषा सिखाएगा, मान लीजिए तमिल है। ठीक है, तमिल तमिल भाषा इसको आती है, इसको मान लीजिए मराठी आती है। ठीक, मराठी आती है और एक इसको क्या मान लीजिए हिंदी आती है। तो ये क्या करेंगे, अपने एक दूसरे की भाषा को क्या करेंगे, सीखने और सिखाने का एक क्या है, एक तरीका है। ठीक है, परिचर्चा।
ठीक, तो हमारा क्या जाएगा सी पार्ट। भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। ठीक है, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, ये सब सीखने सिखाने तथा आकलन के क्या है तरीके हैं। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए देख लीजिए, और हैं जो है वर्णन करना, ये सब हमारे क्या है उसी के जो है टाइप है। चलिए नेक्स्ट बताइए 103 का। भाई जो लोग भी पहली बार चैनल पे आए हैं प्लीज़ आप लोग शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। ठीक है, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में क्या होता है, बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, बिल्कुल गलत बात है। बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा में से भी परिचय कराना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, मातृभाषा को हमेशा जो उचित स्थान मिलना चाहिए। ठीक है, यह हमारा जो एनसीएफ और जो है एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी जो है कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर आई है 2020 में जो है, वो भी इसका क्या करती है, फुल सपोर्ट करती है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप लोग 104 बताइए। भाषा के व्याकरण की समझ को क्या कहते हैं, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के पहला ए पार्ट, तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, केवल लघुत्तर प्रश्नों के आंका जाता है, बिल्कुल गलत है। निबंधात्मक प्रश्नों के आंका जाता है, नहीं, संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाता है। ठीक है, संदर्भ परक। जहां तक भाषा के व्याकरण की समझ का प्रश्न है, इसे महत्वपूर्ण संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकलित किया जाता, ना कि लघुत्तर वस्तुनिष्ठ या संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए 105 का। 105 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, बताइए कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, भाषा सीखते समय त्रुटि, बिल्कुल भाषा अगर सीख रहे हैं आप तो त्रुटि जरूर करेंगे। ठीक है, ये सब गलत है दोनों ऑप्शन। भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को क्या करना, प्रोत्साहित करना। ठीक है, ये हमारा क्या इसका उद्देश्य है। ठीक, सी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। भाषा के व्याकरण को सीखने पर देना जरूरी नहीं है कि व्याकरण से ही आप सीखते हैं। जो बच्चा होता है छोटा सा स्कूल में जब पढ़ने जाता है तो उसको व्याकरण का ज्ञान होता है, जी नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल नहीं होता, लेकिन वो भाषा सीख जाता है। ठीक है, भाषा सीख जाता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ से हमारे क्या गद्यांश के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। ठीक है, गद्यांश। ठीक, तो सबसे पहले गद्यांश करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा होगा गद्यांश करने का। सबसे पहला काम क्या करेंगे आप, पहले गद्यांश ना पढ़ करके क्या पढ़ेंगे आप, गद्यांश ना पढ़ के पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चन इससे हैं उन क्वेश्चनों को आप क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप आंसर देना स्टार्ट करेंगे। चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, काले बादल में रहती चांदनी की रेखा पंक्ति का भाव है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा, काले बादल प्रतीक हैं के, किसके प्रतीक हैं। अगला क्वेश्चन, काले बादल में रहती चांदनी की रेखा में कौन सा अलंकार है, बताइए काले बादल में रहती चांदनी की रेखा में कौन सा अलंकार है, बताइए। निम्न में बादल का पर्यायवाची, अब इसमें क्या बताइएगा, बताइए। अब तो ये ऐसे ही कर लेंगे आप, बादल का पर्यायवाची जहाँ दा होता है, जलद तोयद अम्बुद, ये सब क्या है बादल के पर्यायवाची हैं। स्वतंत्रता का विलोम, इसमें क्या बताना है, बताइए। हो गया क्या नहीं, स्वतंत्रता का क्या होता है, परतंत्र होता है, सॉरी स्वतंत्रता का विलोम परधीनता होता है, किसी के अधीन होता है। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 111 तक हमें करना था। कवि क्यों सुनने और देखने की बात कहता है। अभी हमारे लास्ट अगला गद्यांश हम लोग, ये कविता है, अगला हमारा क्या गद्यांश। पहले ये हम पढ़ लेते हैं कविता को। कविता क्या कह रही है, कविता कह रही, सुनता हूँ मैंने भी देखा, सुनता हूँ मैंने भी देखा, काले बादल में रहती चांदनी की रेखा। मतलब कह रहा है कि काले बादल में क्या छिपी रहती है, चांदनी की रेखा। काले बादलों में क्या रहती है, छिपना, छिपा रहना क्या करती है, चांदनी की रेखा। काले बादल जाति द्वेष के, काले बादल विश्व क्लेश के, जो काले बादल होते हैं जाति द्वेष के होते हैं, और काले बादल विश्व क्लेश के, काले बादल उठते पथ पर नव स्वतंत्रता के प्रवेश के, सुनता आया हूँ है देखा काले बादल में हंसती चांदनी की रेखा। हंसती चांदनी की रेखा जो है किसके द्वारा, सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी गई। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, काले बादल में रहती चांदनी की रेखा पंक्ति का भाव क्या है।
विपत्ति के समय आशा की किरण दिखाई देना, बादलों के टकराने से बिजली चमकती है, अंधेरे के बाद प्रकाश आता है। ठीक है, इसका मतलब काले बादल में रहती चांदनी, मतलब अभी तो अंधेरा, काले बादल से क्या हुआ, अंधेरा है, जब वो बादल हट जाएगा तो एक क्या आ जाएगा, उजाला आ जाएगा, प्रकाश आ जाएगा। यही क्या कवि कह रहा, अंधेरे बादल की, अंधेरे के बाद प्रकाश का आना, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो कर ले जाएंगे। काले बादल का प्रतीक है जातिगत वैमनस्य से, दिया था ना हमें, जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें दिया था जातिगत वैमनस्य से। काले बादल का मतलब क्या होता है, जातिगत वैमनस्य को दर्शाता है, ना कि मानसून आने वाली खुशहाली। ये तो काले बादल का कोई औचित्य ही नहीं है, इसमें तूफान या गर्मी का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप लोग 108 बताइए। काले बादल में रहती चांदनी की रेखा, काले बादल में रहती चांदनी की रेखा में कौन सा अलंकार है, बताइए। काले बादल किसी चीज में छिपा होना या चिपका होना क्या कहलाता है, और जहाँ छिपी रहती कोई चीज जो है, चिपका हुआ रहता है, वहाँ श्लेष अलंकार हमेशा रहता है। क्या रहता है, श्लेष अलंकार। चिपका हुआ जहाँ रहता है वहाँ हमेशा क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। अभी सब कुछ है, आते हैं, देखिए। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा है। बादल का पर्यायवाची शब्द तो जलज नहीं है, क्या है, जलज, कमल का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बताइए 110 का। स्वतंत्रता का मैंने तो अभी बताया था, पराधीनता होता है। आगे आइए, ये सब तो बता ही चुके हैं हम लोग। ठीक है, कभी 111 का, कभी क्या सुनने को देखने की बात कहता है, क्या कभी क्या सुनने और देखने की बात कहता है, बिजली को, आशा की किरण को। हमेशा किस चीज़ को, आशा की किरण को सुनने और देखने की बात करता है। ठीक है, पहला हम लोग कविता कर चुके हैं, अब हम लोग गद्यांश को पढ़ करके आंसर देंगे। ठीक है, देखिए थोड़ा सा बड़ा है, इसको पहले हम लोग क्या क्वेश्चन इसका देख लेते हैं, फिर उसके बाद पढ़ते हैं। ठीक, गांधी जी के बारे में, सामाजिक कार्य का शोध संस्थान का उद्देश्य था, बताइए। ये तो क्वेश्चन हो गया। लेखक का मानना था, क्या था, संस्थान के निर्माण और संचालन में आधारभूत भूमिका इनमें से किसकी थी। ये हमारा अगला क्वेश्चन। आत्म 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 उपसर्ग किस शब्द में नहीं है, अब इसको तो बता ही सकते हैं 15 का। आत्मीयता में तो किसमें नहीं है, आत्म इसमें भी है, आत्मनिर्भर में भी, आत्मसम्मान में, परमात्मा में नहीं है। ठीक है, परमात्मा में, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एक तो हम लोग कर लिए। देखिए, लेखक के अनुसार तिलोनिया गांव में हमारे देश के आजकल इतिहास में विस्मयकारी पन्ना लिखा जा रहा है, इसका कारण, तो ये उसी से होगा, पढ़ेंगे जब तब हम। शताब्दी समास का उदाहरण है, बताइए किसका है, तो द्विगु समास का है। किसका है, द्विगु समास का है। सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। द्विगु समास, ठीक है, समास की एक हिंदी की समास की क्लास हम बहुत जल्द लाने वाले हैं आप लोगों के सामने। ठीक है, समास की हो सकता है कल आप लोगों को समास की पूरा फिनिश कर देंगे। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं आगे, देखते हैं। गांधी जी को मान्यता नहीं देते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। संज्ञा का उदाहरण नहीं है, बताइए कौन सा, अनुशासित। अनुशासित क्या है, संज्ञा ना का उदाहरण नहीं है। ठीक, अनुशासित। उपयोगी शब्द का विलोम अनुपयोगी होगा। तो 4 ठो आप वैसे कर लिए, 9 में से 4 आप वैसे कर चुके हैं। ठीक है, सिर्फ देख करके, बाकी 5 जो हमारे बचे हैं उनको हम लोग करते हैं गद्यांश को पढ़ करके। चलिए गद्यांश पढ़ते हैं यहाँ से। मुझे मालूम नहीं था कि भारत में तिलोनिया नाम नाम की कोई जगह है। तिलोनिया अभी आया था। ठीक है, तिलोनिया नाम की क्या है, जगह है, जहां हमारे देश के समसामयिक इतिहास एवं विस्मयकारी पन्ना लिखा जा रहा है। ठीक है, क्या लिखा जा रहा है। और उस वक्त तक तिलोनिया के बारे में मुझे इतनी ही जानकारी थी कि वहाँ एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है। क्या विकास केंद्र चल रहा है, जिसे स्थानीय ग्रामवासी स्त्री पुरुष मिलजुल कर चला रहे। मुझे वहाँ जाने का अवसर मिला। बस्ती क्या थी, कुछ पुराने और कुछ नए छोटे छोटे घरों का झुरमुट था। ठीक है, वहाँ एक सज्जन ने बताया कि एक सुशिक्षित तथा उसके 2 साथी एवं टाइपिस्ट तथा फोटोग्राफर ने मिल करके 1972 में, 2 साथियों टाइपिस्ट और फोटोग्राफर ने मिल करके क्या किया, 1972 में एक संस्थान की स्थापना की। संस्थान का नाम था सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान। ठीक है, सामाजिक कार्य एवं शोध संस्थान स्थापना कब, 1972 में। 2 टाइपिस्ट उसके 2 साथी टाइपिस्ट तथा फोटोग्राफर ने मिलकर स्टार्ट किया। मेरे मन में संशय उठने लगा कि आज के ज़माने में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी के बल पर तरक्की की जा सकती है, उससे कटकर और अवहेलना करते हुए नहीं की जा सकती। एक 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 पिछड़े हुए गांव के लोग अपनी समस्याएं स्वयं सुलझा लेंगे, यह नामुमकिन था। यह सज्जन कहे जा रहे थे,
हमारे गांव आज नहीं बसे हैं, इन गांवों में शताब्दियों से हमारे पूर्वज क्या रहे रहते आ रहे हैं। पहले ज़माने में भी हमारे लोग अपनी सूझ और पहल कदमी से के बल पर ही अपनी दिक्कत सुलझाते रहे होंगे। ज़रूरत इस बात की है कि हमें शताब्दियों की इस परंपरा की जानकारी को न नष्ट न होने दें और उपयोग करें। फिर मुझे समझाते हुए बोले, हम बाहर की जानकारी से ही पूरा लाभ उठाते हैं पर मूलतः स्वावलंबी बनना चाहते हैं। स्वावलंबी, आत्मनिर्भर। मुझे बार बार गांधी जी के कथन याद आ रहे हैं। मैंने गांधी जी का जिक्र किया जो वह बड़े उत्साह से बोले, आपने ठीक ही कहा, यह संस्थान गांधी जी की मान्यताओं के अनुरूप ही चलता है। सदापन, कर्मठा, अनुशासन और सहभागिता, यहाँ सभी निर्णय मिलजुल कर लिए जाते हैं। आत्मनिर्भरता से मतलब है ग्रामवासियों की छिपी क्षमताओं को काम में लाया जाए। ठीक है, और गांधी जी के अनुसार ग्रामवासी अपनी अधिकांश बुनियादी जरूरत की वस्तुओं को उत्पादन स्वयं कर सकें। ठीक है, चलिए, ये है भीष्म साहनी जी द्वारा लिखी गई है। पहला क्वेश्चन, सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान का उद्देश्य क्या था? उन्हें केवल अनुशासित करना? बिल्कुल गलत है। उन्हें स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाना, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, देखिए आप जब पढ़ लेंगे तो अपने आप करते चले जाएंगे, कुछ है नहीं इसमें। लेखक का मानना क्या था? लेखक का मानना था ग्रामवासी अपनी समस्याएं स्वयं सुलझा सकते हैं। ये भी तो है, लेकिन आगे देखते हैं। ग्रामवासी अपनी समस्याएं स्वयं सुलझाने की आदत है, ये नहीं है। ठीक है, ये तो आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी से कटकर या उसी की अवहेलना करे बिना तरक्की नहीं की जा सकती। ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 114 का, संस्थान के निर्णय और संचालन में आधारभूत भूमिका इसमें से किसकी है? संस्थान के निर्णय और संचालन में आधार भूमिका इसमें से केवल गरीबी और दलित महिलाओं के लिए, उस गांव में रहने वाले सभी लोगों के लिए, तो उस गांव में रहने वाले सभी लोगों के लिए। ठीक है, आप पढ़े होंगे तो तुरंत मार देंगे आप। आत्म, ये तो मैंने करा ही चुका था, किसमें नहीं है? परमात्मा में नहीं है। ठीक है, इसमें कोई कराने की वही नहीं है। लेखक के अनुसार अभी तिलोनिया एकदम स्टार्टिंग में है। गांव में देश के आजकल इतिहास के विस्मयकारी पन्नक पड़े, इसका कारण क्या था? वहाँ एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है। बिल्कुल सही है। ठीक है, इसलिए इतिहास पढ़ा जा रहा है उसका। ठीक, शताब्दी में कौन सा दिगु समास है ये भी बता दी। गांधी जी को मान्यता नहीं देते हैं। कर्मठ, अकमर अकर्मण्यता में। ठीक है, आत्मनिर्भर, सदापन और कर्मठता तो गांधी जी को मान्यता देते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से संज्ञा का ये भी पता था अनुशासित नहीं है। उपयोगी में अनुपयोगी है। ठीक है, अब यहाँ से हमारा इंग्लिश का स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। सुबह हमारी करंट अफेयर की क्लास चली है तो आप लोग उसको भी देख लिया करिए। ठीक है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करिए, सपोर्ट किया करिए। जो भी SSC GD के जो लोग जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं वो लोग भी सपोर्ट कर दिया करिए। आप लोगों की SSC GD की क्लास स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए।